नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन। और अगर आप यमुना प्राधिकरण क्षेत्र से संबंधित हैं, किसान हैं, आवंटी हैं, बिल्डर हैं, आपका या यमुना प्राधिकरण क्षेत्र से कोई रिश्ता है इस क्षेत्र से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसे अंत तक देखें, क्योंकि आज यमुना प्राधिकरण की 78वीं बोर्ड बैठक अनिल सागर, जो कि यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में आहूत की गई। क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, इसके बारे में डॉक्टर अरुणवीर सिंह, जो सीईओ हैं यमुना प्राधिकरण के, उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए तफसील से इसकी जानकारी दी। तो सुनते हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण। आज कौन सी बोर्ड मीटिंग थी, कितने नंबर की और कितने प्रस्ताव थे, क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के हित में, आवंटियों के हित में और जो आने वाला शहर है, जो बसने वाला है, उसके हित में लिए गए हैं? यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आज 78वीं बोर्ड बैठक थी। इसमें 66 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। मुख्य रूप से इसमें किसानों के लिए, एलआरटीज़ के लिए, बिल्डर्स के लिए, अर्बन सर्विसेज के लिए, हार्टिकल्चर के लिए, सभी प्रकार के लोगों को, जितने स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं प्राधिकरण में, सभी के लिए प्रस्ताव गए। सबसे पहला प्रस्ताव तो इंडस्ट्री में ई ऑक्शन की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई और इंटरव्यू बेस्ड अलॉटमेंट होगा। 4000 मीटर के ऊपर इंटरव्यू होगा, 4000 मीटर के नीचे लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाएगा। इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में 6 पॉइंट जो है वो बिंदु जोड़े गए हैं, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट, एरिया यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेशन, लेआउट, मशीनरी की डिटेल, सरकार को क्या फ़ायदा, लोकल कम्युनिटी, सीएसआर में कितना पैसा खर्च करेंगे, ये सब डिटेल देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये अलॉटमेंट लेटर का हिस्सा होगा। इसके अलावा 100% एफडीआई, फॉर्च्यून 500 कंपनी, ग्लोबल 200, ET 200, फोर्ब्स में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, इन सबको एप्लीकेशन आने पर इनको 90 अंक में 25 अंक सीधे दिए जाएंगे। यानी इस तरह के कंपनियों का अलॉटमेंट 100% सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि यूपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में फास्ट ट्रैक अलॉटमेंट में ये प्रक्रिया की गई थी कि इनके लिए SOP बनाई जाएगी, लेकिन शासन स्तर पर वो SOP जारी नहीं हुई। तो हमने अपने स्तर पर ये, यहाँ प्राधिकरण स्तर पर ये बोर्ड में प्रस्ताव रखा था, जो कि बोर्ड ने मंजूर कर दिया। इसके अलावा डाटा पार्क के ब्रोशर में संशोधन किया गया है। डाटा पार्क की योजना हम 2 बार लाए, लेकिन हमारे टेक्निकल जो शर्तें थी उसमें इस तरह की थी कि जिसमें लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो उसको नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात रखते हुए नई डाटा पार्क की स्कीम लाए जाने का निर्णय हुआ। इंस्टीट्यूशनल में कुछ कैटेगरीज को ऑक्शन से बाहर कर दिया गया। 25 एकड़ से ऊपर के विश्वविद्यालयों को, मिल्क बूथ को, वेजिटेबल बूथ को, मंदिर मस्जिद जो धार्मिक स्थल हैं उनको उससे तो पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा अनाथालय, विधवा आश्रम तथा विकलांग आश्रम केंद्रों को, इन सब के लिए एक समेकित नीति बनाने का निर्णय हुआ, जिससे अलॉटमेंट ऐसे लोगों को हो जो 100% निःशुल्क सेवा दें और समाज के लिए काम करें। ऐसे कॉरपोरेट हाउसेज या बिल्डर्स के लिए स्कीम ना हो, जिससे कि लोगों को पैसा देकर के इस तरह की सुविधा उठानी पड़े। एक वन टाइम सेटलमेंट योजना ग्रुप हाउसिंग, इंडस्ट्री, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल के लिए खोली गई है, जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये पहली बार ग्रुप हाउसिंग को OTS में शामिल किया गया है। इसका फ़ायदा बिल्डर्स भी उठा सकेंगे, लेकिन जो उनको लाभ मिलेगा वो उन्हें अपने होम बायर्स को पास ऑन करना पड़ेगा। यानी उतना ही प्रतिशत जो छूट उनको मिलेगी, उनको अपने जो होम बायर्स के डिमांड लेटर हैं उसमें से उनको घटाना पड़ेगा। अगर बायर सीधे यहाँ से लीज़ कराएंगे प्राधिकरण से, तो प्राधिकरण उनका उतना हिस्सा उसी प्रपोर्शन में समानुपातिक रूप से कम कर देगा। तो इससे सीधे सीधे बायर्स को
फ़ायदा होगा। जो अब जिसके पास जेपी इंफ्राटेक का काम है और जिसके पास 5 LFD है, जिनमें होम बायर्स के मकान बनाने हैं तथा उनके 5 लैंड पार्सल्स हैं, एक नोएडा में, 2 यमुना में, एक अलीगढ़ में और एक आगरा में का डेवलपमेंट है, उनका NCLT से वो मुकदमा जीत गए थे और प्राधिकरण को बहुत थोड़ी सी धनराशि देने की बात हुई थी, तो हमने इसके खिलाफ NCLT में अपील की। NCLT ने कहा कि आप लोग बैठकर आपस में तय करिए, तो उन्होंने कुछ छूट मांगी है कंसेशन एग्रीमेंट में, FAR संबंधी छूट, टाइम एक्सटेंशन की छूट, कुछ बैलेंस एरिया है उसका ट्रांसफ़र, वाटर चार्जेस का छूट, और किसानों का पैसा जो पहले वो देने को तैयार नहीं थे और जब तैयार हुए तो कह रहे थे किस्तों में देंगे, वो हमने कहा कि आप एक मुश्त देंगे, अपफ्रंट देंगे 16 से 98 करोड़, तो हम आपका रेजोल्यूशन प्लान मानने को तैयार हैं। और बोर्ड ने यह रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया और कैबिनेट के अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं। इससे नोएडा से लेकर आगरा तक के किसान जो 5 LFD में हैं और एक्सप्रेस वे के किसान हैं, करीब 35-40 हज़ार किसान होंगे, उनके मुआवजे का रास्ता साफ होगा, जो कि एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जो कि हो नहीं पा रही थी, जेपी इंफ्राटेक के दिवालिया होने की वजह से फंसी हुई थी। इसके अलावा प्राधिकरण के 5 गांव में 3100 रुपये का रेट था, जो एयरपोर्ट से सटे हुए गांव हैं। बाकी गांव में पुराना रेट चल रहा था 2300 का, वो बढ़ा करके 3100 कर दिया गया। अब पूरे यमुना प्राधिकरण में 3100 रुपया बिना 7% के और 2800 रुपया प्लस 2780 रुपया प्लस 7% प्लाट के साथ, तो अब सभी जगह 3100 की दर लागू कर दी गई। पूरे प्राधिकरण में सभी किसानों का प्रतिकर दर बढ़ गया है। जेवर में ग्राम कुरैब में फर्स्ट फेज में जो ज़मीन खरीदी गई थी बेनामे से, उनको भी 3100 का रेट मिलेगा, वो भी अप्रूव करा दिया गया है। प्राधिकरण के 3 गांव जगनपुर, अफजलपुर, दनकौर, फतेहपुर अट्टा में चकबंदी के जिस प्रपत्र के आधार पे मूल मुआवजा मिला था, उसी आधार पर 64.7% प्रतिकर बांटे जाने के लिए ADMLA द्वारा बांटे जाने का प्रस्ताव अप्रूव किया गया। प्राधिकरण ने आज 1 से 10 लीज बैक 21 गाँव में और शिफ्टिंग का प्रस्ताव स्वीकृत किया और बहुत दिनों की जो पेंडिंग शिफ्टिंग थी और लीज बैक थी वो अप्रूव की। आबादी की परिभाषा का विस्तार न होने के कारण बहुत सारे केस जो और भी होने लायक थे वो नहीं हो पा रहे थे, उसका रिकमेंडेशन कमेटी ने नहीं किया था। इस संबंध में हमने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि आबादी की परिभाषा आनुषंगिक उपयोग, जैसे उनका बोरिंग हो, उनके पेड़ हो, भूसा रखने का स्थान हो, खाना खाने की हौदी हो, या भविष्य के लिए आरक्षित ज़मीन हो, कूड़े बटेरे हों, उसको भी इसमें आबादी नियमावली की परिभाषा में स्पष्ट कर दिया जाए ताकि उन लोगों को भी लीज बैक उनका भी हो सके। तो बोर्ड ने कहा कि इसको अनुमोदन के लिए शासन को भेज दिया जाए, शासन इसको नियमावली में तदनुसार संशोधन करेगा। इसके अलावा प्राधिकरण की ड्राफ्ट महायोजना 2041 अप्रूव कर दी गई, जिसमें कि जेवर से चोला तक नई रेलवे लाइन बिछाने, नया एक्सप्रेसवे बनाने, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक के सेक्टर्स खोलने, चोला स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन के लिए नया एरिया देने और इंस्टीट्यूशनल एरिया के साथ साथ एरोपोलिस, ओलंपिक पार्क और अन्य प्रकार के जो कमर्शियल मिक्स लैंड यूज़ के साथ ये मास्टर प्लान में रिवीजन किया गया है। ये मास्टर प्लान अब शासन अनुमोदित कर देगा तो ये मास्टर प्लान लागू हो जाएगा। बोर्ड ने इसको अनुमोदित कर दिया। ये रूरल हेरिटेज और रूरल टूरिज्म के संबंध में एक प्रस्ताव एक संस्था ने दिया था, तो यह तय पाया गया कि प्रस्ताव काफ़ी अच्छा है और इसमें कंसल्टेंट से का चयन करके DPR बनवा करके इसको लागू कराया जाए। प्राधिकरण क्षेत्र में स्पेशली दनकौर जो है एरिया, जो कि हेरिटेज का है और द्रोणाचार्य की नगरी है, इसका हम चाह रहे हैं कि जो है बहुत बड़े स्तर पर इसका डेवलपमेंट हो और ये पर्यटन स्थल बने, इसलिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ग्रुप हाउसिंग का दिन में थे 5 साल में कर दिए गए क्योंकि उसमें एप्लीकेशन नहीं आ रही थी
प्राधिकरण में ये एक्शन के माध्यम से जो इंजीनियरिंग के जो टेंडर होते थे उसमें रोल ओवर उसमें भी लागू कर दिया गया प्रॉपर्टी के साथ। BHS 4 और 5 के LRTs पर 2015 से 2021 तक का ब्याज लगाया जा रहा था, वो पूरा माफ़ कर दिया गया। 2021 से अलाटमेंट डेट से ही उनको पैसा देना पड़ेगा। एक जीरो पीरियड की योजना मंजूर कर दी गई, जहां पहुंच मार्ग नहीं है वहां भी जीरो पीरियड मिलेगा अगर सैटेलाइट इमेज में इसकी पुष्टि हो जाएगी। सफाई कर्मचारियों के सैलरी में बहुत भारी वृद्धि की गई है, 12,000 से 17,000 किया गया है, और जो सुपरवाइज़र हैं वो 14,000 से उनका 14,500 से 20,000 किया गया है। सफाई की नंबर जो 2 से 28 थे कर्मियों की वो 5 से 30 की गई है, तथा साथ ही साथ यहाँ अर्बन सेल बनाया गया है सफाई के लिए। उसमें 23 पद स्वीकृत किए गए हैं जन स्वास्थ्य के, और 10 पद उद्यान के स्वीकृत किए गए हैं। तो इस तरह से एक नया अर्बन सेल बनाया गया है जो सेक्टर 18, 20, 22D जहाँ बसावट हो रही है वहाँ के हार्टिकल्चर का, वहाँ के साफ़ सफाई का, वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए डेडिकेटेड सर्विस देगा। गांव की सर्विस के लिए अलग व्यवस्था की गई है, और अर्बन सेल के लिए हेल्थ के लिए अलग से पद स्वीकृत किए गए हैं, और वहाँ पर काम अलग से किया जाएगा। जीरो पीरियड पॉलिसी क्या है? जीरो पीरियड पॉलिसी पहले ये थी कि जहाँ कोई कोर्ट के स्टे ऑर्डर हो, या पट्टा प्रलेख ना हो पाया हो, या काम रुका हो, ज़मीन अनएक्वायर्ड ज़मीन अलाट कर दी गई तो वहाँ जीरो पीरियड मिलता था। अब उसमें एक और बिंदु बढ़ा दिया गया कि अगर पहुँच मार्ग नहीं है प्लाट पर तो उनको भी जीरो पीरियड मिलेगा, और ये सारे प्रकार की संपत्तियों में मिलेगा। इससे इंडस्ट्री भी, इंस्टीट्यूट भी, कॉमर्शियल भी, ग्रुप हाउसिंग भी, सारे प्रकार के रेजिडेंशियल प्लाट होल्डर्स भी, सभी प्रकार के लोगों को जीरो पीरियड का लाभ मिलेगा। और इस पॉलिसी के खुलने से काफ़ी लोगों को जिनके प्लाट मिलने में देरी हो रही है उनको इसका सुविधा मिलेगी। स्कूल जो आने वाले क्षेत्र में जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राधिकरण द्वारा पैसा देने और CSR के माध्यम से पैसा दिलाए जाने के लिए निर्णय किया गया। इसके लिए DM और DIOs के रिकमेंडेशन के आधार पे सभी ऐसे स्कूलों को, महाविद्यालयों को हम सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा हमने चांचली में और आगरा में गौवंश के लिए जो है वो मंजूरी दी है। चांचली का हमने टेक ओवर किया है। आगरा में नया गौवंश 6 से गौवंश के लिए बन रहा था गौशाला, उसको हमने 15 से उसको बढ़ा दिया है। ओल्ड एज होम बनाने का निर्णय लिया गया है, और ऐसी संस्थाओं को दिया जाएगा जहां पर पैसा लेकर के कोई सुविधा ना दी जाए, निःशुल्क हो। किसी कारपोरेट हाउसेस को उसका अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। मोटो जीपी को भी कुछ ग्रांट मोटो जीपी को 8 करोड़ रुपया पैसा दिया गया है। एक जिट यूनिवर्सिटी, JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो ऑलरेडी सोलन में, गुना में और सेक्टर 62 नोएडा में है, वो यहाँ पर LFD 3 में जगनपुर अफजलपुर में उनका प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अब यहाँ पर एक 25 एकड़ 19 एकड़ के लगभग ये नई यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनेगी। एक तो के लिए भारत सरकार से कहा गया है, इसका प्रस्ताव हम यूपी गवर्नमेंट को भेज रहे हैं, स्पेशली इजराइल और जापान। बाकी और जो 3 राज्य हैं जिनको ये मेडिकल डिवाइस पार्क योजना मिली है, उनको अपने अपने सेक्टर्स में इन दोनों देशों से काफ़ी निवेश मिला है। तो हमारे यहाँ जो कैंसर है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, कार्डियोथोरेसिक है, इम्प्लांट्स है और इन विट्रो डायग्नोस्टिक है, इन 5 कैटेगरीज़ में काफ़ी जापान से और इजराइल से निवेश आ सकता है। तो इसके लिए प्रस्ताव रोड शो करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया है। इसके अलावा प्राधिकरण में ग्रुप हाउसिंग की स्कीम 2-3 बार निकाली गई, लेकिन उसके रिस्पांस नहीं आए। साथ ही साथ यह पाया गया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में शुरुआती बसावट जो है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से हुई थी, जहां 35 सोसाइटी नोएडा में और 32 ग्रेटर नोएडा में थी। तो सभी प्रकार की जो होमोजेनस सोसाइटी है, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज की हो, चाहे स्टेट सर्विसेज की हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, निजी हो, पत्रकार सहकारी समिति हो, या किसी प्रकार की जो सहकारी समिति होमोजेनस, उसके लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई कि सहकारी समितियों की स्कीम लाई जाए।
जिससे कि इस इलाके में भी जल्दी बसावट हो सके। और उसके लिए एक नीति बना करके DPR बना करके बोर्ड ने कहा कि हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि अलॉटमेंट की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए अलॉटमेंट किया जाए। ठीक है सब कंप्लीट। तो आप थे डॉक्टर अरुणवीर सिंह, यमुना प्राधिकरण के CEO, जो 78वीं बोर्ड बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में उन्होंने तफसील से बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।